आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी पिंड की गति दुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी पिंड की गति को, गति यहाँ पे बोला जा रहा है मतलब वेग की बात किया जा रहा है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि किसी पिंड की गति दुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मतलब क्या कि जो उसका रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी है और जो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का अनुपात क्या होगा। आप कहेंगे बड़ा ही आसान है, पहले इनिशियल स्टेज में गतिज ऊर्जा निकालेंगे और फिर फाइनल स्टेज में और दोनों का रेशियो ले लेंगे। बिल्कुल वही करेंगे। तो हम लोग क्या मान लेते हैं सर कि मान लीजिए कि आपका ये जो है ये कोई पिंड है, ये क्या है सर, कोई पिंड है। अब ये क्या कह रहा है कि पहली स्थिति में जब इसकी गति दुनी नहीं कर दी जा रही है तब ये जो है सर भी वेग से गति कर रही है। पहली प्रारंभिक स्थिति में जब इसकी वेग को दुनी नहीं कर दी जा रही है, डबल नहीं कर दिया जा रहा है, तब ये भी वेग से चल रहा है और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है सर, m है। वो कितना है सर, m है। तो हम यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की अगर बात कर ले, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात कर ले तो क्या कहेंगे कि सर के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा देखिए, इसको हम लोग प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं तो इसको के ई 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आगे कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जब वेग क्या कर दी जाती है, जब वेग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गति, जब वेग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गति को क्या कर दी जा रही है सर, दुनी कर दी जा रही है। मतलब क्या कि डबल कर दिया जा रहा है, दुनी कर दी जा रही है, तब क्या होगा सर, तब गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो अब जो गतिज ऊर्जा होगा इसको हम लोग ke2 मान लेते हैं और क्या कहते हैं सर, यहाँ पे जो वेग है वो हम क्या कर दे रहे हैं सर, दुना कर दे रहे हैं, मतलब 2v स्क्वायर कर दे रहे हैं। पहले भी वेग था, अब क्या कर दिए सर, 2v कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि गति को क्या कर दिया जा रहा है सर, दुनी कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा हाफ m, ये 2v का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4v स्क्वायर, या आप फिर कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 4 इंटू आपका हाफ mv स्क्वायर, 4 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। कुछ नहीं किए, 4 को अलग कर लिए और हाफ एम बी स्क्वायर को क्या कर दिए सर, वहीं पे रहने दिए। अच्छा आपको ये पता भी होगा, मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी वस्तु की वेग को दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। अगर ये रिलेशन याद है तो ऐसे भी आपका बन जाएगा, न याद है तो और बढ़िया है, आप ऐसे बना लेंगे। अच्छा देखिए कि आप प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल लिए हैं और उसके बाद जो है अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल लिए जब वेग को दुगुना कर दिया जा रहा है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ke2 बटा ke1 का अनुपात क्या होगा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे मित्र आपने ke2 कितना निकाला है, तो आप कहेंगे सर 4 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर निकाला है। आपका ke1 कितना है, तो आप कहेंगे सर हाफ एम बी स्क्वायर है। अनुपाते ना निकालना है, तो देखिए इसको और आप इसको क्या कर सकते हैं सर, कैंसिल कर सकते हैं और ये जो आपका हाफ है ये क्या हो जाएगा सर, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ke2 बटा ke1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 4/1। आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो परिणामी गतिज ऊर्जा है और जो आरंभिक गतिज ऊर्जा है या जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है उस दोनों में क्या अनुपात होगा, तो 4:1 का रेशियो होगा। क्या होगा, 4:1 का रेशियो। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा है, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मैंने इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको थ्योरी वाले वीडियो में करवाया हुआ है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सेक्शन के वीडियोज़ को देखें तो पहले थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट करें, उसके बाद प्रॉब्लम को समझें। इससे क्या होगा कि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप बताइए 1 मिनट में।
आप कहेंगे सर चौगुनी हो जाएगी। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप में से कुछ कहेंगे कि सर कैसे हो जाएगा, हम तो ना वहाँ पे समझ पाए और ना यहाँ पे समझ पाए, सिर्फ रट लिए। तो रटने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था थ्योरी वाले पोर्शन में कि सर वस्तु के गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या होता है सर, संबंध होता है। गतिज ऊर्जा एवं संवेग में क्या होता है सर, संबंध होता है। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा रिलेशन होता है, आप वो वाला संबंध मत समझ लीजिएगा। संबंध होता है मतलब मैंने आपको बताया था के इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बटा 2m होता है। जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था सर, पी क्या है आपका संवेग है और m क्या है सर, तो द्रव्यमान है। किसका भैया, वस्तु का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए, रैखिक संवेग क्या कर दिया जाए सर, 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा देखिए कि जब रैखिक संवेग p है तो गतिज ऊर्जा क्या है, k इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम संवेग को क्या कर दे रहे हैं सर, 2 गुना कर दे रहे हैं। मोमेंटम को 2p कर दे रहे हैं। मोमेंटम को क्या कर दे रहे हैं, 2p कर दे रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो आप कहिएगा सर चूँकि हम जानते हैं क्या कि के इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बटा 2m, तो के इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2p स्क्वायर अब बटा 2m। अच्छा देखिए इसको और एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर अब बटा 2m। अच्छा ध्यान दीजिए इसको अगर हम ऐसे लिख लें 4 इंटू पी स्क्वायर अब बटा 2m, तो आपको कोई दिक्कत, आप कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर। अच्छा देखिए तो ये 4 गुना क्या है, पी स्क्वायर बटा 2m, तो आप कहिएगा सर गतिज ऊर्जा है। पी स्क्वायर बटा 2m क्या है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है। काहे, तो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या होता है, संबंध होता है। गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या कहते हैं, पी स्क्वायर बटा 2m। अच्छा हम यहाँ पे अगर ये ऐसे लिख दें 4 गुना गतिज ऊर्जा, तो आपको कोई दर्द नहीं होगा सर। अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी सर, 4 गुनी हो जाएगी। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर अब आपसे इस पर कुछ और पूछ दे, 2 गुना ना पूछ के 3 गुना पूछ दे, 4 गुना पूछ दे, 5 गुना पूछ दे, तो भी आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। बस आप मेथड याद रखिएगा, या नहीं तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट लिखा ही दिया है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिदिन 8 घंटा जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी 240 यूनिट, 250 यूनिट, 480 यूनिट और 500 यूनिट। क्या होगा इसका आंसर। तो मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर अगर एक दिन में कितना यूनिट खर्च होता है ये पता चल जाए तो फिर मासिक जो है वो अपने आप निकल जाएगा। भाई अगर एक दिन का पता चल गया तो 30 से उसको गुना कर देना, महीना में उतना ही यूनिट खर्च होगा। आप कहिएगा सर एक दिन का यूनिट कैसे निकलेगा। तो बस आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि सर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है सर, 1 यूनिट होता है। और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है सर, तो आप कहिएगा 1000 वाट होता है। 1000 वाट होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 वाट में कितना किलोवाट, तो आप क्या कहिएगा 1/1000 किलोवाट। कितना सर, 1/1000 किलोवाट। बस ये 3 गो पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है सर, 1 यूनिट होता है। और 1 किलोवाट में सर 1000 वाट होता है। 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 किलोवाट। आपसे पूछा है कि प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी। तो पहले आप ये सोचिए कि एक दिन में आपका कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है। तो आप कहिएगा सर कि यहाँ पे 100 वाट का 10 लैंप है, 100 वाट का 10 लैंप, तो ये हो गया टोटल सर 1000 वाट। अभी जल रहा है सर 8 घंटा, तो एक 8 से गुना करना होगा। मतलब ये हो गया सर टोटल एक दिन में जो आपका ऊर्जा व्यय हो रहा है वो कितना हो रहा है सर, 8000 वाट हो रहा है। कितना हो रहा है सर, 8000 वाट हो रहा है। अच्छा ध्यान दीजिए कि 8000 वाट आवर ना हो रहा है, चूंकि आपका ये क्या हो रहा है सर, 8 घंटा चल रहा है।
जब ये 8 घंटा चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाट को हमको किलोवाट आवर में बदलना होगा या किलोवाट में बदलना होगा। तो भैया 1 वाट इक्वल टू आप कितना किलोवाट कहते हो, 1/1000। तो 8000 अब गुना 1/1000 कर दो, तो आप कहेंगे सर ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 8 क्या होगा सर 8 किलोवाट आवर ना होगा, 8 किलोवाट आवर होगा। और आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं सर 1 यूनिट, 8 किलोवाट आवर को क्या कहेंगे सर 8 यूनिट कहेंगे, क्या कहेंगे 8 यूनिट। आपसे पूछा है सर मासिक, आपसे क्या पूछा है मासिक, तो आपको पता है 1 महीना में 30 दिन होता है, तो 1 दिन में 8 यूनिट खर्च होता है, 30 दिन में कितना यूनिट खर्च होगा 240 यूनिट खर्च होगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिले तो जितना घंटा दिया हुआ है और जयगो बल्ब दिया हुआ है, बल्ब यहाँ पे लैंप दिया है, हो सकता है कि बल्ब भी लिखा होगा, तो जितना घंटा जल रहा है और जितना आपका लैंप है और जितना वाट का है सबको गुना कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको 1 यूनिट निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि किसी वस्तु का संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुनेंगे कि किसी वस्तु का संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। मतलब क्या कि गतिज ऊर्जा में कितना परसेंटेज वृद्धि होगा, 44% का, 48% का, 36% का, 40% का, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहिएगा कि सर ये बनेगा कैसे, तो बिल्कुल ही आसान है। पहला कंडीशन में जब आपका क्या हो कि संवेग सर P हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप कहेंगे सर KE जो होगी, आप क्या कहेंगे कि सर KE जो होगी वो क्या होगी P²/2m होगी। क्या होगी P²/2m होगी। कब, जब आपका संवेग क्या हो P हो, जब संवेग क्या हो आपका P हो। आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, मतलब P²/2m में मतलब क्या कि यहाँ पे जो संवेग P है, संवेग P है उसमें 20% की वृद्धि होती है। संवेग P में क्या होती है सर 20% की वृद्धि होती है, 20% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर जो टोटल संवेग में वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी, तो P प्लस P का 20%, यही ना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप कहेंगे बिल्कुल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे P प्लस ये लिख सकते हैं कि सर 20P अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए ये और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको हम लोग P प्लस क्या लिख सकते हैं P/5। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और P को गुना करेंगे तो 5P प्लस 1P तो 6P/5। मतलब क्या कि जब संवेग में 20% की वृद्धि करी जाती है तब आपका संवेग क्या होता है, तो सर 6P/5 होता है। कब, जब आपका संवेग P रहता है तो उसका संवेग, उसके संवेग में हम लोग 20% की वृद्धि कर दे रहे हैं, तब मेरा जो नया संवेग है वो कितना है 6P/5 है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो उसके गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो संवेग में वृद्धि तो इतना हुआ, तब इस संवेग में गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो इसको आप मान लीजिए कि सर KE' इक्वल टू हो जाएगा हाफ कह रहे हैं P²/2m। हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं ना सर P²/2m गतिज ऊर्जा के लिए, तो KE' के लिए भी वही हो जाएगा P²/2m। अच्छा देखिए कि यहाँ पे आपने नया संवेग कितना निकाला है, तो आप कहेंगे सर 6P/5 निकाला है, तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, अब बटा 2m निकाला है तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36P², अब बटा क्या हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 गुना 2m हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं सर 36P² अब बटा 50m लिख सकते हैं। अब देखिए कि जब आपका संवेग में 20% की वृद्धि हुआ तब आपका गतिज ऊर्जा कितना आया सर 36P²/50m। तो ये आपका कौन सा गतिज ऊर्जा हो गया, नई गतिज ऊर्जा हो गया। कौन सा गतिज ऊर्जा,
नई गतिज ऊर्जा हो गया सर। ठीक है सर। अब है आपका कि पुराना गतिज ऊर्जा कितना है, तो p²/2m। जब संवेग में 20% की वृद्धि न हुआ था तब, तो आप ये निकालिए कि आपके गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ है, ऊर्जा में वृद्धि, तो आप क्या कहेंगे मेरे मित्र, जो नई गतिज ऊर्जा है, जो आपका न्यू KE है, उसमें से पुराना वाला KE क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पुराना वाला ये है, नया वाला आपका क्या है, ये है। तो देखिए कि हम क्या करते हैं कि आपका जो नया वाला है 36p² अब बटा कितना सर 50m में से क्या करते हैं, पुराना वाला को घटा लेते हैं, p²/2m। देखिए आप इस दोनों का LCM लेंगे तो 50 ही आएगा। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हाथ में बचेगा एक, आप कहेगा सर 36p² लिखिए, और 2 25 दूना 50, यहाँ पे 25p² लिखिए, ये हो जाएगा सर 11p² अब बटा आपका, सॉरी यहाँ पे m लिखना मत भूलिएगा, 11p²/50m। मतलब क्या कि आपके गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ सर, तो 11p² अब बटा 50m। अच्छा किसमें सर, तो इस गतिज ऊर्जा में 20% बढ़ाने पर ये कितना हुआ सर, 11p²/50m। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं सर कि p² अब बटा 2m का मान लेते हैं कि ये सर x% है, ये क्या है सर, x% है। तो आप कहिएगा सर 11p²/50m ये मेरी क्या है सर, नई गतिज ऊर्जा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि संवेग में 20% की वृद्धि होगी तब गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भैया संवेग में 20% की वृद्धि किए तो आप इतना लाए संवेग। अब जब इसके आधार पे आपने गतिज ऊर्जा निकाला तो आपको इतना निकला, वृद्धि कितना हुआ, तब नया में से पुराना घटा दिए तो वृद्धि इतना हुआ। हम मान लेते हैं कि p²/2m का x% क्या है सर, 11p²/50m है। ठीक है सर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहेंगे कि सर p²/2m गुना x बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 11p² अब बटा क्या हो जाएगा सर 50m हो जाएगा। 11p² अब बटा क्या हो जाएगा 50m हो जाएगा। अच्छा देखिए इसको और हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर कर सकते हैं, कैसे, तो 11/25 हम लिख सकते हैं सर, और गुना हम क्या कर सकते हैं सर p² अब बटा 2m, तो बत बराबरे होगा ना, 11p² ऊपर में और 25 दूना 50m नीचे में। कहिएगा यस सर, बतबा तो बराबरे होगा। तो चलिए सर हम इसको ऐसे लिख लें कि p² बटा क्या हो जाएगा 2m गुना x बटा क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू आपने क्या निकाला है 11/25 गुना क्या हो जाएगा p²/2m, ये हो जाएगा सर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, ऑब्वियसली समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, कट रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पे ले आते हैं। आपने क्या रिलेशन निकाला है सर, आपने निकाला है कि p² अब बटा 2m का जो x% है, मतलब x/100 है, वो क्या है सर, तो 11/25 गुना p²/2m है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब एक काट खोट कर दीजिए, आप कहिएगा e p² से कैंसिल हो जाएगा, e2m चल जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, x/4 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x/4 इक्वल टू 11 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 44। मतलब आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 44% हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ऑप्शन ए है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में क्या कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप क्या कहेंगे सर 44% की वृद्धि होगी। आप कहेंगे कैसे निकाले, कुछ नहीं किए, पहले हमको संवेग मालूम करना था, तो पहला स्थिति में तो संवेग और गतिज ऊर्जा में ये संबंध होता है, जब संवेग p हो वस्तु की। हम आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इस संवेग में 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो संवेग में 20% की वृद्धि होने पे p + p × 20% हो जाएगा, p का 20%, तो संवेग कितना वृद्धि हो जाएगा सर 6p/5। अब इसी के आधार पे हमने नया गतिज ऊर्जा निकाल लिया, और नई गतिज ऊर्जा में से पुराने गतिज ऊर्जा को घटाया, वृद्धि निकल गया, और फिर हमने क्या किया उसका पुराने गतिज ऊर्जा के साथ उसका कंपैरिजन कर लिया। मान लिया कि जो नया गतिज ऊर्जा है वो पुराने गतिज ऊर्जा का x% है, और सारा वैल्यू पुट किया, काट खोट के आपका आंसर कितना आ गया 44% आ गया। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल।
यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए आपसे क्या पूछा है कि मान लीजिए कि कोई एक कण है, ठीक है सर, और इसका जो वेग है, मान लीजिए कि ये पहले v वेग से जा रहा है। पहले क्या हो रहा है सर, कोई कण है जो v वेग से जा रहा है और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए, जब ये v वेग से जा रहा है तो ये इसकी आरंभिक मान हो गई, ये इसकी क्या हो गई सर, आरंभिक मान हो गई। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर इसके आरंभिक वेग को 1/3 कर दिया जाए, v गुना 1/3 कर दिया जाए, तो जो नया गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, नई गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। बिल्कुल ही आसान है। आपको पता है क्या सर, के इक्वल टू क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। क्या के इक्वल टू क्या होता है सर, हाफ mv² होता है। कब, जब कण का द्रव्यमान m हो और कण का वेग क्या हो, v हो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो कण है उसका जो वेग है वो आरंभिक वेग का क्या कर दिया जा रहा है, 1/3 कर दिया जा रहा है। मतलब क्या कि आपका जो नई गतिज ऊर्जा होगी के ई डैश जो होगी वो क्या होगी, तो सर हाफ m, अब क्या v कितना है सर आपका, तो 1/3, तो v/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m, अब v² अब बटा 9 हो जाएगा। मेरे मित्र क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/9 गुना mv², 1/9 गुना mv²। आप कहिएगा हाफ mv², सॉरी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 1/9 गुना हाफ mv²। आप कहिएगा कैसे लिख दिए, तो कुछ हो ना किए हैं। देखिए यहाँ पे है हाफ इंटू v² बटा 9, यही ना है। क्या हम इसको ऐसे ना लिख सकते हैं, हाफ mv² बटा 9, ऐसे ना लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया हम यहाँ पे क्या किए हैं सर, वही ना किए हैं कि mv² बटा जो 9 है एकड़े हम ऐसे लिख दिए हैं, हाफ mv² को पहले लिख दिए हैं, 1/9 ऐसे कर दिए हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो आप देखिए कि आपका हाफ mv² क्या है, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा है, के ई है। तो आपका जो गतिज ऊर्जा है वो कितना होता है सर, तो 1/9 गुना हो जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल। यदि एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आप बताइए। आप कहिएगा सर बहुत बार आप पढ़ाए हैं, गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, p² बटा 2m। मेरे मित्र मैं आपको इन सब टाइप के प्रश्न इसीलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में बस ऐसा ही न्यूमेरिकल व्यू देखने को मिलता है और मैं चाहता हूं कि आप क्लासरूम मटेरियल में इतना प्रैक्टिस कर लें कि आपके एग्जाम हॉल में आपको पसीना बहाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को सीख पाए होंगे और आज के इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप पीछे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, अच्छे से सीख पाए होंगे। अब अगर ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।